गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज है 16 जुलाई 2021 और 16 जुलाई 2021 को जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। जो किसी भी यूनिवर्सिटी के होने वाले इंट्रेंस एग्जाम, जैसे देखिए BHU, AU, CU, CET अथवा 10+2 लेवल के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं यथा SSC, रेलवे, तो उसके दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BHU एकेडमी के द्वारा 1 जुलाई 2021 से ये डेली करंट अफेयर के सेशन को शुरू किया गया है और इसके पहले वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था जिसमें साप्ताहिक करंट अफेयर डाला जाता था, लेकिन अब उसको चेंज करके डेली करंट अफेयर में चेंज कर दिया गया है और इसके पीछे 15 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, इस सेशन में टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और आगे चल करके ये तो पहला प्रश्न है। इसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा, वरना कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जो भीम UPI है एक भारत का अपना स्वदेशी डिजिटल एप्लीकेशन है और इसको पहली बार किस अदर कंट्री ने अपने यहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन से देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान। भूटान देश ने जो ये भारत का स्वदेशी डिजिटल एप्लीकेशन है भीम UPI, इसको अपने यहाँ भूटान ने पहली बार लॉन्च किया है। देखिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्वदेशी डिजिटल भीम UPI है इसको डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और इसने पहली बार किसी अदर कंट्री में अर्थात देश के बाहर कदम रखा है। वित्त मंत्री रही हैं हमारी निर्मला सीतारमण। उन्होंने हाल ही में वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भूटान में भीम UPI को लॉन्च किया है। अब देखिए, भीम UPI जो है तो इसमें भीम का मतलब होता है, देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी और UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो देखिए, UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये भारत का अपना स्वदेशी एप्लीकेशन है, एकदम भारत के द्वारा ये बनाया गया है। अब देखिए, भूटान ने इसको लॉन्च किया है। तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की करेंसी है न्यूट्रम और वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। भारत के 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये चारों स्टेट जो हैं भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं और भूटान ऐसा देश है जिसको लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में बनने जा रहा है? ऑप्शन से देखिए, असम, कानपुर, लद्दाख, गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अब इसको बनाएगा कौन कौन सी संस्था इसको बनाएगी? तो देखिए, NTPC की सहायक इकाई है NTPC REL अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है, ये NTPC की एक सहायक इकाई है और ये लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना जो है उसको स्थापित करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए, लद्दाख को कार्बन रहित बनाना है और साथ ही साथ प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। तो ये योजना जो है लद्दाख में बनेगी और लद्दाख को कार्बन रहित बनाएगी, प्रदूषण पर नियंत्रण करेगी। अब बात NTPC की आ गई तो देखिए, NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, ये आप लोगों को पता है। इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में है और वर्तमान समय पर इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गुरदीप सिंह। तो ये NTPC के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अथवा आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए लद्दाख ने इसको लागू किया है, तो बात लद्दाख की आगे। तो देखिए वर्तमान में भारत लद्दाख का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये स्टेट था, अब केंद्र शासित प्रदेश में चेंज हो गया है। इसकी स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई देखिए 31 अक्टूबर 2029 को। लद्दाख की राजधानी है लेह और करगिल, जो ये बेसिकली समर कैपिटल से हैं, दो कैपिटल हैं इसके। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के चीफ जस्टिस हैं देखिए पंकज मित्तल लद्दाख के चीफ जस्टिस हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख की प्रमुख झील देखिए पैंगोंग झील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लद्दाख में है। और कुसुंग बकुला रिपुंची एयरपोर्ट, कुसुक बकुला रिपुंची एयरपोर्ट जो है ये लद्दाख में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, सोलर एनर्जी पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क जो है किस स्टेट में, किस स्थान पे बनने जा रहा है। तो ऑप्शन से देखिए कच्छ, लखनऊ, नागपुर, जयपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कच्छ। कच्छ में बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क। अब ये जो बनने जा रहा है तो इसको भी एनटीपीसी जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रन में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना का निर्माण करने जा रही है। तो ये जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है इसको भी एनटीपीसी की सहायक इकाई है REL, उसी के द्वारा इसको भी बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता देखिए कितना होगी 4.75 गीगावाट अर्थात 4750 मेगावाट इस सौर ऊर्जा की क्षमता होगी। इस परियोजना का निर्माण जो है देखिए एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा शाखा जो इसकी सहायक इकाई है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसके द्वारा ही किया जाएगा, उसी के माध्यम से इसका भी निर्माण किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में लिमरू हाथी रिजर्व, लिमरू एलिफेंट रिजर्व का निर्माण किया जाएगा। तो ये लिमरू हाथी रिजर्व जो है किस स्टेट में बनेगा। ऑप्शन से देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अथवा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है लिमरू हाथी रिजर्व। हाल ही के छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कोरबा जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। और इस रिजर्व का निर्माण हाथियों को अस्थायी निवास प्रदान करने के लिए किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है, इसे किस कंपनी ने बनाया है। तो देखिए हाल ही में इंडियन नेवी को जो है 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 दिया गया है, उसको प्राप्त हुआ है। इस P-81 को किस कंपनी ने बनाया है। ऑप्शन है बोइंग, BDL, DRDO, HAL। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोइंग। बोइंग कंपनी ने इस पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को बनाया है। और भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग, ये जो बोइंग है अमेरिका की एयर स्पेस है और इसने P-81 को बनाया है। और इसका 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जो है P-81 का वो हाल ही में भारत को प्राप्त हुआ है। अब इसके बारे में देखिए तो रक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2009 में ही ये हस्ताक्षर किया था, करार किया था कि 8 P-81 विमानों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2009 में ही इस पर समझौता हो चुका था कि इतने तो 8 P-81 विमानों को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। बाद में देखिए 2016 में इसमें 4 और अतिरिक्त P-81 विमानों को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया और फिर से अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। तो यहाँ पर 8 और यहाँ मिलाकर के 4, टोटल 12 जो है P-81 इंडियन नेवी में देने हैं। तो ये जो था ये 10वां था। P-81 जो है एक लंबी दूरी की समुद्री टोयर पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पोसीडॉन का एक प्रकार है। तो ये जो P-8A पोसीडॉन जो है ये अमेरिका की एक विमान है और इसी पर ये बेस्ड है जो भारत को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन नेवी की बात आ गई तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और 4 दिसंबर को बनाया जाता है नौसेना दिवस के रूप में।
और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष आप लोगों को पता है एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है इंग्लैंड, सऊदी अरब, यूएई, भारत। तो इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन डी भारत। भारत में जो है 2026 में होने वाला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसकी मेजबानी भारत देश करेगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा देखिए की है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने ये घोषणा की है कि 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अब ये 2026 में किया जाएगा तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, और ये दूसरी बार होगा जब भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो जब ये दूसरी बार है तो देखिए भारत ने पहली बार 2009 में हैदराबाद में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी 2009 में पहली बार, और अब जाके 2026 में ये दूसरी बार करेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है पॉल एरिक और होयर लार्सन। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका है मलेशिया के कुआलालंपुर में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी हुई थी देखिए 5 जुलाई 1934 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भारत के बाहर वो कौन कंट्री है जहाँ पर बापू का, महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, सऊदी अरब, मलेशिया अथवा जॉर्जिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जॉर्जिया। आप लोगों को पता है कि हाल ही में विदेश मंत्री जो है जॉर्जिया की यात्रा पर गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जॉर्जिया में एक ये जो तिबिलिसी पार्क है, यहीं पर इस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए वो गए हैं, और 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इस जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ, यानी कि जो वहाँ के लीडर्स हैं, उनसे बातचीत की और 17वीं शताब्दी के सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष भी सौंपे। तो जो ये 17वीं शताब्दी में भारत में बेसिकली मिला था सेंट क्वीन केटेवा का अवशेष, उनको उन्होंने वहाँ पर सौंपा है। सेंट क्वीन केतेवा जो है वो 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई रानी थी, और उनके अवशेष 2005 में भारत के गोवा के सेंट अगस्टिन कॉन्वेंट में पाए गए थे। तो ये अवशेष जो उनके थे, जॉर्जिया के थे, वो भारत के गोवा के सेंट अगस्टिन कॉन्वेंट में पाए गए थे, वही अवशेष उन्होंने वहाँ पर सौंपे हैं। अब देखिए जॉर्जिया की बात आ गई, तो वर्तमान में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गेरीबाशविली, और जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। जॉर्जिया की मुद्रा है जॉर्जियाई लॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, लूसी नामक अंतरिक्ष यान को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा? ऑप्शन है नासा, इसरो, एचएएल, डीआरडीओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है नासा। नासा के द्वारा ये लूसी नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये क्या करेगा? तो ये बृहस्पति ग्रह से जुड़े ग्रह है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, तो उसके अध्ययन के लिए, इस ट्रोजन ग्रह के अध्ययन के लिए, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए, उस पर रिसर्च के लिए ये जो लूसी नामक अंतरिक्ष यान है उसको भेजा जाएगा। ये लूसी नामक अंतरिक्ष यान जो है नासा के द्वारा इस ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और उसी के द्वारा अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए बात नासा की आ गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया नासा के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन। देखिए नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय बैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। देखिए 1958 को हुई थी नासा की स्थापना, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है बिल नेल्सन, और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। देखिए इसका सबसे एक महत्वपूर्ण मिशन है नासा का सनराइज मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और नासा के किस मिशन में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर गया था? तो आप लोगों को पता है अपोलो प्रोग्राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपोलो प्रोग्राम के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
9 नंबर प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? देखिए ऑप्शन है 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई अथवा 16 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 जुलाई। 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अब इस डे को देखिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर विश्व युवा कौशल दिवस को मनाने की घोषणा की है, अथवा ये कहें कि मनाया जाता है। यह दिन जो है युवा लोगों जो बेसिकली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ देखिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी जो ये हैं युवा हैं, उनके लिए उनके स्किल के अवसर के रूप में इस डे को मनाया जाता है। साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व को स्वीकार करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। तो जैसा कि इस डे के नाम से ही स्पष्ट है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, अर्थात स्किल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। अब विश्व युवा कौशल दिवस 2021 में मनाया गया है, तो उसका थीम है री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, अर्थात पोस्ट पेंडेमिक के बाद उनका यानी कि युवा का जो स्किल है उसको फिर से री इमेजिन करना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में इसकी घोषणा की थी कि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द ग्रेट बिग लायन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन, ये हाल ही में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन से देखिए मेघन मार्कल, झुम्पा लाहिरी, बाल कौतुक, खेमलता वाखल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल कौतुक। बालतुक कौतुक के द्वारा ये द ग्रेट बिग लायन पुस्तक जो है लिखा गया है और ये हाल ही में प्रकाशित हुई है। बाल कौतुक क्रिसी स्नाइट द्वारा तैयार और लिखी द ग्रेट बिग लायन पुस्तक जो है एक शेर और दो बच्चों की कहानी पर आधारित है, जो दोस्ती, समावेशिता, वन्य जीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात करता है ये पुस्तक। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, जो पफिन के द्वारा इसको छापा गया है, अर्थात इसको पब्लिश किया गया है। अब चलिए अब देखिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि जो नई जनसंख्या नीति 2021-30 है उसको किस स्टेट ने लागू करने की घोषणा बनाई है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आप लोगों को पता भी होगा कि जो नई जनसंख्या नीति 2021-30 आई है उस पर काफी उत्तर प्रदेश में विवाद भी चल रहे हैं। तो इस योजना का देखिए उद्देश्य है कि प्रजनन दर पर नियंत्रण करना और जन्म दर को 2026 तक 2.1% पर लाना, और साथ ही साथ इसको कम करते करते 2030 तक इसको 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब चलिए अब देखिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस है शेर बहादुर देउबा, अबी अहमद, स्टीफन लोफवेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री और ये जो जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। और जितना अधिक आप लोग जानते हैं नेपाल के बारे में वो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार लिखा हुआ चीज़ आप लोगों को याद भी रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पीछे 15 वीडियो भी डाले गए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए, वो वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। और तो अगले वीडियो में हम लौटेंगे अगले डे के करंट अफेयर के साथ, अर्थात 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।